चलिए आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि कह रहा है कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे, है ना। कह रहा है कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे, जीके जीएस, है ना, जीके जीएस। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि प्रथम, है ना, प्रथम कह रहा है प्रथम स्टेट में कौन आते थे। तो प्रथम स्टेट के अंतर्गत पादरी आया करते थे, पादरी। ठीक है, पादरी आया करता था। ठीक है, दूसरा स्टेट में है ना, दूसरा स्टेट में कुलीन आया करता था, है ना। दूसरे स्टेट में क्या आया करता था, तो कुलीन वर्ग आते थे। ओके, तीसरा स्टेट के अंदर, है ना, तीसरा स्टेट के अंदर व्यापारी आया करता था, है ना, व्यापारी या फिर किसान, व्यापारी या फिर किसान आया करता था, है ना, व्यापारी या किसान। प्रथम स्टेट के अंतर्गत पादरी आता है, दूसरा स्टेट के अंदर कुलीन आता है, और तीसरा स्टेट के अंदर व्यापारी या किसान आता है। ओके, प्रथम स्टेट के अंदर कुलीन पादरी आएगा, प्रथम स्टेट के अंदर पादरी, और सेकेंड स्टेट के अंदर हमारा कुलीन वर्ग आते हैं, और थर्ड स्टेट के अंदर हमारा व्यापारी या फिर किसान आते हैं। ओके, फिर है कि खरबूजा किस मौसम में होता है, खरबूजा के बारे में बात कर रहा है ना। खरबूजा, है ना, खरबूजा, है ना, खरबूजा किस मौसम में आया करता है, तो ये जो होता है जायद फसल होता है। क्या होता है, जायद फसल। ओके, ये जो होता है जायद क्रॉप होते हैं, है ना, जायद क्रॉप होते हैं। ओके, खरबूजा वगैरह जो होता है जायद फसल में आते हैं। ओके, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए विश्व के लेवल पे, है ना, विश्व के लेवल पे तिलहन की खेती, है ना, तिलहन के उत्पादक में जो सबसे ज्यादा जो आता है, सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है यूएसए। ओके, अमेरिका। 6 नंबर में चलते, 6 नंबर में क्या कहते हैं, 6 नंबर में कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जो हमारा अमृतसर में हुआ था, है ना, अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, हमारा अमृतसर में हुआ था। ओके, चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या कहता है, 7 नंबर में कहता है कि भारत में पहली बार धुआं निरोधक कानून पारित कब किया गया था। भारत में पहली बार धुआं निरोधक कानून कब पारित हुआ था, तो 1863 में, है ना, भारत के अंतर्गत, है ना, भारत के अंतर्गत धुआं निरोधक, है ना, धुआं निरोधक भारत के अंदर सबसे पहले कब पारित हुआ था, 1863 में, 1863 ईस्वी में हुआ था। वो भी कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, है ना, कलकत्ता में हुआ था। 8 नंबर में देख लेते हैं, 8 नंबर में क्या करता है, 8 नंबर में कहता है कि लोनार, है ना, लोनार झील किस प्रकार का झील है। लोनार झील के बारे में बात कर रहा है, लोनार झील, है ना, लोनार झील। याद रखिएगा, लोनार झील के बारे में कहीं भी बात हो गई तो हमेशा मारिएगा, जो लोनार झील जो होता है वो क्रेटर टाइप का होता है, क्रेटर झील टाइप, क्रेटर, है ना, क्रेटर झील टाइप होता है, जो कि हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। 9 नंबर में चलते हैं। 9 नंबर में क्या करता है, देखिए 9 नंबर कहता है ना, 9 नंबर में कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन है। ठीक है, 9 नंबर में कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि हीज आईज आर रेड, है ना, हीज आईज, है ना, हीज आईज आर रेड डैश टीयर्स। देखिए उसका जो आंखें हैं वो लाल है, किस कारण से, जहां पर भी रीजन की बात आवे, है ना, रीजन, है ना, आइडेंटिफिकेशन, है ना, रीजन हो गया,
आइडेंटिफिकेशन, है ना, आइडेंटिफिकेशन या पोजीशन की बात आए तो वहाँ पे क्या करते हैं, विथ का लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन विथ लगाते हैं। प्रीपोजिशन क्या लगेगा वहाँ पे, विथ लगेगा। ठीक है, 10 नंबर में चलते हैं। देखिए 10 नंबर में क्या कहता है कि माई अंकल विल स्टे हियर, माई अंकल विल स्टे हियर डैश नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे। तो यहाँ पर जो है टील लगाएंगे, है ना, टील लगाएंगे, यानी कि अगले सोमवार तक रुकने वाले हैं। मेरे अंकल जो हैं अगले सोमवार तक रुकने वाले हैं, यानी कि रुकने वाले हैं, यानी कि टील लगेगा। क्या लगेगा, टील लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू कंप्लीट योर होमवर्क डैश इट शुड बी टर्न इट ऑन टाइम। मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, फर्दर मोर हो जाएगा। ओके, डैश आई एम नॉट क्लेवर, आई ट्राई माई बेस्ट ऑन माई स्टडी, है ना, डैश डैश आई एम नॉट, है ना, नॉट क्लेवर, ओके, क्लेवर, आई ट्राई माई बेस्ट ऑन माई स्टडी। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, L2 लगाएंगे, L2 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हालांकि मैं पढ़ने में उतना तेज नहीं हूँ, है ना, हालांकि मैं उतना चालाक नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने स्टडी पर फुल फोकस करूंगा। इसलिए L2 का मतलब क्या होता है, हालांकि होता है। क्या होता है, हालांकि, है ना, हालांकि आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए रेड लेटर डे, है ना, ए रेड, है ना, ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे, है ना, एन इम्पोर्टेंट डे। ओके, एन इम्पोर्टेंट डे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है चिल्लाना, है ना, कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है टू साउट। टू साउट का मतलब होता है चिल्लाना। ओके, चिल्लाना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है कि इफ आई डिडंट वर्क सो हार्ड, है ना, इफ आई डिडंट वर्क सो हार्ड। देखिए अगर आप यहाँ डिडंट लगाइएगा, इस टाइप में अगर आप डिडंट लगाइएगा तो उधर जो सेंटेंस बनेगा, बनने के बाद उसमें जो वर्ब यूज होगा वो वुड होगा। यहाँ देखिए निगेटिव में है, इसलिए यहाँ पे भी निगेटिव होगा, वुड नॉट हो जाएगा। ओके, पास्ट में है तो इधर भी पास्ट होगा, निगेटिव है तो निगेटिव इधर भी होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि देखिए क्या कहता है कि इफ आई वॉन $1 million आई वुड बाय माई ओन एरोप्लेन विच कंटेन इज दिस, है ना, विच कंडीशन इज दिस। देखिए कंडीशन के बारे में बात कर रहा है ना। देखिए इसमें जो होता है कुल मिला के हमारा 4 कंडीशन होता है। ठीक है, 4 कंडीशन होता है। 0 कंडीशन के बारे में जान लीजिए आप, 0 कंडीशन के बारे में आप जान लीजिए। देखिए 0 कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाइएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाइएगा तो उस और भी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं 0 कंडीशन। दोनों तरफ क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल में ही सेंटेंस बनेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, है ना। पहला है क्या चीज, फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 में देख लेते हैं। ओके, कंडीशन 1 क्या कहता है, कंडीशन 1 कहता है कि सब्जेक्ट प्लस अगर आप, है ना, अगर आप V1 या V5 लगाते हैं और साथ में ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो उस तरफ जो है आप सब्जेक्ट के साथ सेल, है ना, सेल या व्हील लगा सकते हैं, है ना, व्हील्स लगा सकते हैं, प्लस V1 लगाइए प्लस ऑब्जेक्ट लगाइए। इस तरह से आपका फर्स्ट कंडीशन क्रिएट होता है। अब सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, देखिए सेकेंड कंडीशन कहता है, कंडीशन नंबर 2, है ना, कंडीशन नंबर 2 कहता है कि अगर सब्जेक्ट के साथ अगर V2 लगाइएगा और साथ में ऑब्जेक्ट लगाइएगा तो इधर पट्टी भी आपको सूट लगाना होगा चाहे वुड लगाना पड़ेगा, है ना, सूट लगाइए चाहे वुड लगाइए और साथ में V1 लगाइए और ऑब्जेक्ट लगाइए। ये हो गया हमारा सेकेंड कंडीशन। ओके, ये हमारा कंडीशन 3 के बारे में चलते हैं, कंडीशन 3 के बारे में। ओके, कंडीशन 3 कहता है कि अगर आप हेड लगाइएगा, मान लीजिए
सब्जेक्ट प्लस आप हेड लगाइएगा, अब प्लस में V3 लगाइएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट लगाइए, तो उस तरफ के सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल, सेल या फिर व्हील, है ना, व्हील, प्लस में हैव, प्लस में हैव, प्लस में V3, है ना, प्लस में क्या हो जाएगा V3। यहाँ हेड है तो हमेशा सेल या व्हील नहीं लगेगा, हमेशा क्या लगेगा, शुड या वुड लगेगा, है ना, शुड या वुड लगेगा। ओके, शुड या वुड लगेगा, और हैव लगा के आप V3 लगा सकते हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं सारे से। तो ये था हमारा कंडीशन, टेंस में चलता है। ओके, कि जीरो कंडीशन में अगर दोनों तरफ क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है। अब फर्स्ट कंडीशन के अंतर्गत क्या होता है, अगर इधर आप V1 या V5 लगाइएगा, उधर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल का यूज होगा। अगर कंडीशन 2 कहता है कि सब्जेक्ट में वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है, तो उधर पर शुड या वुड लगेगा। अगर यहाँ पे हेड यूज कीजिएगा तो उधर भी शुड वुड लगेगा, लेकिन साथ में हैव भी लगेगा और V3 होगा। ठीक है, V3 होगा। तो ये था कंडीशन। ओके, अब देखिए जीके जीएस में चलते हैं। कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार कौन गैस था, है ना, कौन सा गैस था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट। फिर है कि भारत में खाद्यान्न उत्पाद की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेवार होती है, तो भारतीय खाद्य निगम, है ना, भारतीय खाद्य निगम जो है हमारा। उपयोग के लिए कितना स्वच्छ जल भंडार उपलब्ध है, 0.5। देखिए उपयोग के लिए, है ना, उपयोग के लिए जल भंडार, है ना, उपयोग के लिए जो जल भंडार है हमारा मात्र 0.5% हमारे पास है पीने के लिए, उपयोग करने के लिए। ओके, स्वच्छ जल आपको 0.5% ही मिलने वाला है। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख के डैश के उदाहरण है। देखिए एशियाई चीता, है ना, एशिया चीता, चीता एंड पिंक हेड, है ना, पिंक हेड डक जो है ये विलुप्त प्रजातियां हैं। क्या है, विलुप्त प्रजातियां के अंतर्गत आएगा, विलुप्त प्रजातियां, है ना, विलुप्त प्रजातियां के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंगरौली जो है, सिंगरौली जो है सबसे किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली के बारे में जान लीजिए, है ना, सिंगरौली के बारे में जान लीजिए। सिंगरौली, देखिए सिंगरौली जो है कोयला क्षेत्र है। क्या चीज है ये, कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली जो है कोयला क्षेत्र है, जो कि हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी एमपी में पड़ता है। ओके, सिंगरौली जो है सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है हमारा एमपी में, है ना, कोयला क्षेत्र है सिंगरौली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जूट उद्योग के सबसे बड़े कारखाने मिलते हैं, है ना, जूट उद्योग के। देखिए जूट उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं ना, जूट उद्योग के कारखाने जो है आपको सबसे ज्यादा कारखाने कहाँ मिलते हैं, हुगली तट पर, है ना, आपको हुगली तट पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, हुगली तट पर मिलेगा, है ना, हुगली तट पर मिलेगा, जो कि हमारे कलकत्ता में है। कहाँ है, कोलकाता, कोलकाता में पड़ता है। ओके, कोलकाता में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार, है ना, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में, है ना, बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106। बिहार के अंदर बोलेगा तो 1106, है ना, और पूरे भारत में बोलेगा तो 324, है ना, 324 याद रखिएगा, 324। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, कब दिया था, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, है ना, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ यानी कि इंदिरा गांधी ने दिया। किसने दिया, इंदिरा गांधी ने, है ना, इंदिरा गांधी ने, है ना, इंदिरा गांधी ने दिया 1971 में। कब दिया, 1971 में इंदिरा गांधी ने, है ना, इंदिरा गांधी ने दिया। ओके, गरीबी हटाओ 1971 में नारा दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। ओके, भारतीय राज्य, है ना, भारतीय राज्य का वर्णन, है ना, भारतीय पंचायती राज का वर्णन जो है
है ना, पंचायती राज का वर्णन पूछ रहा है। पंचायती राज का वर्णन जो है हमारे 40 अनुच्छेद 40 में, पंचायती राज है ना, पंचायती राज, पंचायती राज का वर्णन जो है अनुच्छेद 40 में है। ओके, राज्य की परिभाषा जो है 36 में है। ओके, राज्य की परिभाषा है ना, राज्य की परिभाषा जो है अनुच्छेद 36 में है। ओके, अनुच्छेद 36 में है। एफ आर है ना, फंडामेंटल राइट को प्रभावी कौन करता है? फंडामेंटल राइट को प्रभावी, फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट को प्रभावी के बारे में अनुच्छेद 35 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद कितना है? 35 में लिखा हुआ है ना, फंडामेंटल राइट के बारे में अनुच्छेद 35 में लिखा हुआ है। और 45 में लिखा हुआ है कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक निःशुल्क आंगनबाड़ी के बारे में, है ना, अनुच्छेद 45 में, है ना, अनुच्छेद 45 में बात किया गया है निःशुल्क आंगनबाड़ी, है ना, निःशुल्क आंगनबाड़ी जो चलता है, जो कि 0 से 6 साल के लिए होता है, 0 से 6 साल के लिए होता है। और पंचायती राज हमारा 40 में है, और राज्य की परिभाषा किस में व्याख्या किया है? 36 में व्याख्या किया गया है। और फंडामेंटल राइट को प्रभावी किस में किया जाता है? तो हमारा 35 में। अब 45 के अंदर 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाता है। ये हमारा आर्टिकल 45 में है। ठीक है, याद रखिएगा। 40 में है पंचायती राज, राज्य की परिभाषा हमारा 36 में, और फंडामेंटल राइट जो हमारा 35 में है। और जो बच्चे को पढ़ाया जाता है निःशुल्क आंगनबाड़ी के अंतर्गत 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे को, तो वो हमारा अनुच्छेद हमारा 45 में बताया गया, अनुच्छेद 45 में बताया गया। ओके, 45 में बताया गया। अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है ना, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है ना, बोल रहा है, कह रहा है कि अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है। देखिए, कह रहा है कि अमेरिका में, है ना, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो सीनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीनेट, है ना, सीनेट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। किसमें कहा है? तो संविधान उपचारों का अधिकार। लोकतंत्र को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है भारत में। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस पर है? भारत में। इंग्लैंड में विधि का शासन किसका देन है? डायसी का। इंग्लैंड में विधि की स्थापना किसका शासन किसकी देन है? डायसी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है? कह रहा है कि कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्यांक रेखा है? कौन सा देशांतर जो है भारत की मानक माध्यांक रेखा है ना, देशांतर भारत की, है ना, भारत की मानक है ना, मानक मध्यांक रेखा है, मध्यांक रेखा है ना। भारत की मानक मध्यांक रेखा के बारे में बता रहा है। तो ये है हमारा 82 डिग्री 30, है ना, पूर्व, 82 डिग्री 30 पूर्व, है ना, 82 डिग्री 30 पूर्व, इलाहाबाद नैनी से, है ना, इलाहाबाद नैनी से, इलाहाबाद नैनी से। ओके, इलाहाबाद नैनी से ये पड़ता है। भारत की मानक मध्यांक जो है इलाहाबाद के नैनी से पड़ता है, जो कि 82 डिग्री 30 पूर्व हमारा स्थित है। ओके,
भारत का प्रमाणिक समय उस स्थानीय समय है जो कि हमारा इलाहाबाद है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी में कितना अंतर है ना। कह रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड जीएमटी टाइम है ना, जीएमटी टाइम में कितना अंतर है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी टाइम में 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है, मात्र 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है ना, भारत की स्थलीय है ना, स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है हमारा है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। ओके, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई बताइए। द्वीपों सहित है ना, द्वीपों सहित भारत के तट है ना, तट रेखा की लंबाई कुल मिला के कितना है, याद रखिएगा 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर है हमारा, ठीक है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा के बारे में बात करेगा, इसकी लंबाई बोलेगा तो 7516.6 किलोमीटर। कहेगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बताइए, है ना। भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बताइए। ये है हमारा 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 है। कितना है? 3214 किलोमीटर। जो भारत का जो हमारा नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से साउथ है ना, नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। और उसी प्रकार से अगर आप चलिएगा भारत का है ना, भारत का पूर्व से पश्चिम है ना, पूरब से पश्चिम, इधर से इधर, पूरब से पश्चिम है ना, पूरब से पश्चिम की ओर चलने पर उसकी जो लंबाई हो जाएगा 2933 किलोमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? 2933 किलोमीटर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की तट रेखा की लंबाई है ना, भारत की तट रेखा की लंबाई है ना, द्वीपों को छोड़कर भारत की तट रेखा की लंबाई है ना, भारत की तट रेखा की लंबाई है ना, लंबाई द्वीपों सहित है ना, द्वीपों को छोड़कर बोल रहा है तो 6100 किलोमीटर है ना। द्वीपों को छोड़कर बोलेगा तो 61 किलोमीटर। और कहेगा कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा बताइए तो 7516.6 किलोमीटर। ओके, अगर कहेगा द्वीपों को जोड़कर बताइए तो 7516, याद रखिएगा 7516.6 किलोमीटर। और द्वीपों को छोड़कर बोलेगा तो बोलिएगा 61 किलोमीटर। तट रेखा की लंबाई, भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है ना। भारत के क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल है हमारा है ना, भारत का जो एरिया जो है हमारा विश्व के कुल भौगोलिक है ना, विश्व के कुल भौगोलिक है ना, कुल भौगोलिक का कितना परसेंट है? तो 2.4%, 2.4%। ओके, 2.4% पड़ता है। उसी प्रकार से कह रहा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार हो रखा है ना। संपूर्ण भारत में है ना, संपूर्ण भारत में जो है
कितने प्रतिशत पर भूभाग पर पर्वत और पहाड़ का विस्तार हो रखा है? तो 29.3% पर। 29.3%। 29.3% पर। कितना परसेंट पर? 29.3% पर है छिड़ा हुआ। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ छिड़े हुए हैं? तो 29.3% है ना, 29.3% पर छिड़े हुए हैं। ओके, 29.3% पर छिड़ा हुआ। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर, है ना, भूभाग पर पठार का विस्तार है? देखिए, पठार का बोलेगा ना, तो पठार का बोलेगा तो बोलिएगा 27.7%। भूभाग पर पठार का जो विस्तार है 27.7% है। ओके, 27.7% है, मात्र 27.7% है। 27.7% कहेगा पर्वत और पहाड़ तो 29.3%। अगर पठार के बारे में बात करेगा 27.7%। कहेगा कितना प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? देखिए, मैदान के बारे में अगर बोलेगा तो कहिएगा 43%। कितना परसेंट? तो 43%। 43.0% क्या है? विस्तार हो रखा है। मैदान जो है 43% पर विस्तार हो रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का लंबाई, है ना, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा की लंबाई, प्रादेशिक है ना, भारत में प्रादेशिक सीमा की लंबाई अगर बोलिएगा तो कहिएगा 12 समुद्री मील। कितना? 12 समुद्री मील। ओके, 12 समुद्री मील, याद रखिएगा, 12 समुद्री मील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के कितने समुद्र के किनारे राज्य हैं? भारत के कितने समुद्र के किनारे कितने राज्य हैं भारत के अंतर्गत, है ना? भारत के अंतर्गत समुद्र किनारे कितना राज्य है? समुद्र किनारे कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य, है ना, 9 राज्य स्थित है। 9 राज्य स्थित है भारत के समुद्र के किनारे 9 राज्य है। भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला है? देखिए, भारत के अंतर्गत सबसे लंबी, है ना, लंबी तट रेखा पाता है कौन? पाता है गुजरात पाता है। कौन पाता है? गुजरात पाता है। ओके, गुजरात पाता है, याद रखिएगा। सबसे लंबी रेखा कौन पास करता है? तो गुजरात पास करता है। उसी प्रकार से राज्यों में किसके होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, है ना, तट रेखा कर्क रेखा जो होता है उत्तर प्रदेश पे नहीं गुजरता। अक्षांश जो है, अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अक्षांश रेखा भारत के मध्य रेखा से होकर गुजरती है। किससे? कर्क रेखा। अक्षांश रेखा जो होता है वो मध्य रेखा, भारत के मध्य रेखा से होकर गुजरती है, जो कि कर्क रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्क रेखा, जो कि मध्य रेखा से पास करता है। मध्य रेखा से पास करता है। ओके, मध्य रेखा से क्या करता है? ये पास करता है। तो ये अक्षांश के जो अक्षांश रेखा भारत के जो मध्य रेखा से होकर गुजरती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के द्वारा किसके सीमांकित की गई है ना? भारत और पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ना, इंटरनेशनल बाउंड्री, है ना, बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, तो इसको हम क्या कहेंगे, है ना? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रेड क्लिफ लाइन, जो कि 1947 में, है ना, रेड क्लिफ लाइन जो कि 1947 में तैयार हुआ था, है ना। रेड क्लिफ लाइन जो है 1947 में तैयार हुआ था, है ना। भारत का और हमारा
पाकिस्तान की जो वो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है, दोनों को क्या करता है, बाउंड्रीज को क्या करता है, बाउंड्री को रेखा को हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत के बारे में बोल रहा है ना, भारत के बारे में बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सबसे बड़ी सीमा रेखा किससे है ना। भारत का जो है अंतरराष्ट्रीय, है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किससे टच करता है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तो बांग्लादेश से। किससे करता है? तो बांग्लादेश से करता है। बांग्लादेश से सबसे लंबा तट रेखा इससे गुजरता है, जो कि बांग्लादेश रखा हुआ है सबसे ज्यादा लंबा तट रेखा, जो कि 4096 किलोमीटर है। कितना है? 4096 किलोमीटर के लंबाई में है, 4096 किलोमीटर के लंबाई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो कोरोमंडल जो है तट का भाग नहीं है। भारत की जो पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है ना, भारत के अंतर्गत, है ना, भारत के अंतर्गत जो पूर्वी तट रेखा है, पूर्वी तट रेखा है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो कोरानोल, कोरानल, है ना, कोरानल, कोरोमंडल, कोरोमंडल के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल के नाम से जानते हैं ना, कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। लक्षद्वीपीय समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में है ना। लक्षद्वीप महासागर जो है अरब सागर में है। कहाँ? अरबियन सागर, अरबियन सीज, है ना, अरबियन सीज में पड़ता है ना, अरबियन सीज में पड़ता है। और हिंद महासागर जो है श्रीलंका में पड़ता है ना, हिंद महासागर जो है श्रीलंका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में पड़ता है। हिंद महासागर जो है हमें श्रीलंका में पड़ता है। और बंगाल की खाड़ी जो है अंडमान और निकोबार, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जो है कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी जो है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार, है ना, अंडमान निकोबार, है ना। कहा कि थार मरुभूमि कहाँ है? थार मरुभूमि जो है ना, थार जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि हमारा राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, है ना, राजस्थान में। रेत का राजा किसे कहा जाता है? रेत का जहाज। राजस्थान में ऊंट